बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें पाकिस्तान की कौम, दिवालिया कौम। दिवालिया कौम का हाल आपको थोड़ा सा सुनाऊँ तो जुमे के रोज़ लाहौर के अंदर एक कैनेडियन कॉफ़ी चेन है बड़ी फेमस, दैट इज़ टिम हॉर्टन्स। और टिम हॉर्टन्स की फ़र्स्ट ब्रांच खुली लाहौर के अंदर फ़ेज़ 6 में। फ़ेज़ 6 में जब ब्रांच खुली तो कितार दर कितार लोगों ने वहाँ का रुख किया और वहाँ पे देयर वाज अ लॉन्ग क्यू, यानी कि हज़ारों लोग लाइन में लगे हुए थे कॉफ़ी ख़रीदने के लिए। और टिम हॉर्टन्स का ये 15वां मुल्क है, यानी पाकिस्तान इज़ द 15th कंट्री जहाँ पे टिम हॉर्टन्स ने अपनी ब्रांच खोली है, अपनी ब्रांच ओपन की है। और इसकी ओपनिंग के ऊपर यानी कि वो कहते हैं कि देयर हैव बीन 5352 52 ब्रांचेस अभी तक वो खोल चुके हैं। लेकिन जो ओपनिंग लाहौर के अंदर हुई और जैसा उनको वेलकम और जैसा रेवेन्यू लाहौर ने जनरेट करके दिया है, इट हैज़ ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। टिम हॉर्टन्स की कभी इतनी सेल्स हिस्ट्री में नहीं हुई जितनी लाहौर के अंदर, और इस ओपनिंग के ऊपर लाहौरी शहरियों ने और लाहौर की आवाम ने और इस गरीब आवाम ने जिस तरह से उनको फॉलोअप दिया। और बड़े शुक्रगुजार हैं टिम हॉर्टन्स वाले कि पाकिस्तान देखने में तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री लगता है और यहाँ पे आवाम बड़े गरीब से लगते हैं, लेकिन 5352 फ्रेंचाइजेज़ खोलते हुए दिस वाज द बिगेस्ट सेल जो उनको पहले दिन मिली हो टिम हॉर्टन्स को। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, मुल्क के पास शायद नहीं है, लेकिन आवाम काफ़ी खुशहाल महसूस होते हैं इससे। इसीलिए आवाम की खुशहाली ख़त्म करने के लिए शहबाज शरीफ साहब और PDM जमातें दिन रात शब रोज़ कोशिश करते हैं कि इन पर मज़ीद से मज़ीद बोझ डाला जाए, क्योंकि पैसे आवाम के पास बहुत हैं, ये निकलवाए जाने चाहिए हैं। और साथ ही आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब अभी खिताब भी कर रहे थे टर्की से, और एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $30 मिलियन अतिया दिया टर्की को। और शहबाज शरीफ साहब ने इसका जिक्र किया कि $30 मिलियन एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने टर्की के लिए अतिया दे दिया, लेकिन उसने पाकिस्तान की बदहाली और मौशी बेहतरी के लिए शहबाज शरीफ साहब को ही पैसे नहीं दिए, इस हुकूमत को ही पैसे नहीं दिए। ये भी एक अलमिया है। और हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब बड़े फ़ख्र से इसको बयान कर रहे थे कि $30 मिलियन इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने। क्यों? क्योंकि जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को राइट नहीं देंगे, जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट डालने के हक़ से महरूम करेंगे और जब आपकी करप्शन की दास्तानें हर तरफ फैली होंगी, तो मेरा ख्याल है फिर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी $30 मिलियन अतिया करते हुए अपने मुल्क से बेहतर समझेगा कि वो तुर्की को ये इमदाद दे दे। हमारे भाई हैं टर्की, लेकिन अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, सबसे बढ़ के इंसान का अपना मुल्क होता है, बाकी तमाम ममालिक दूसरे नंबर पर आते हैं। टर्की के अंदर बड़ी तबाही हुई, दिल बड़ा लरसता है, बड़ा हौलनाक मनाजिर है टर्की के। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी कोई 3.5 करोड़ लोग इससे मुतासिर हुए, जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियाँ हुई और जो कुछ भी यहाँ पे हुआ। एनीवेज, अब बात करते हैं IMF की और पाकिस्तान की कि आज पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हुए और पाकिस्तान ने यहाँ पे इसहाक़ साहब ने पाकिस्तान ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है कि बिजली महंगी की जाएगी। और कुदरती गैस पर चूँकि गर्दिशी कर्जा इस टाइम 1600 अरब रुपए है जो हमारा गैस के ऊपर है, और कहा जा रहा है कि शायद 73% उस पर इंक्रीमेंट की सिफारिश दे दी गई है कि 73% उसको इंक्रीज़ किया जाए गैस प्राइसेस को। और इसी तरह बाकी तमाम चीज़ों के टैक्सेस के ऊपर IMF को अब किसी भी तरह से मनाने की कोशिश जारी है। ये वही IMF है जिसको इसहाक़ साहब ने कहा था आई डोंट केयर, और उसके बाद जब IMF ने कहा कि वी डोंट केयर, तो फिर इसहाक़ साहब घुटनों पर आ गए और हुकूमत घुटनों पर आ गई, और आज उस आई डोंट केयर को भुगतना पड़ रहा है पूरी आवाम को। इस सब पर डिस्कशन करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं ज़मीर आफाकी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, और साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर तूर सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। तो मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा ज़मीर आफाक साहब से कि ज़मीर साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम हैं, पैसे तो अवाम के कुछ ऐसी भी यहाँ पे अवाम के लोग मौजूद हैं कि टिम हॉर्टन्स जैसी कैनेडियन कॉफ़ी चेन खुलती है यहाँ पर, और लोग जौक दर जौक उसका रुख करते हैं और वहाँ जाकर उस कॉफ़ी पीने के लिए हज़ारों की लाइन के अंदर लगते हैं। दे वेस्ट देयर आवर्स, मल्टीपल आवर्स, और टिम हॉर्टन्स को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं सेल्स का। तो सर, हमारे माशरे के अंदर इस कदर तफरुक आपको क्यों, मतलब इसकी क्या रीज़न है? क्या इस माशरे की करप्शन है कि ये सब वो लोग जो शायद करप्शन की वजह से बेनिफिशरीज़ हैं, तो एक छोटा तबका जो है वो अमीर हो जाता है, अमीर से अमीर तर होता जाता है, और बाकी अवाम पिसती रहती है, गरीब आदमी पिसता रहता है। सर, इतना फ़र्क क्यों है हमारी सोसाइटी के अंदर? बहुत शुक्रिया चट्टा साहब, बड़े अहम मौजू जो है आपने आज अपने इब्तदाइये में जो है उस पर मतलब रोशनी भी डाली है जी, और तकलीफ़ का भी इज़हार किया है। आप अक्सर अपने प्रोग्रामों में इसी तरह का ही इज़हार करते हैं। बात यह है कि हम इस पे जो है
पाकिस्तान में ये नहीं है, ये जो एक तबका जिन्होंने वहाँ पर उसके 506 आउटलेट में से पाकिस्तान में जहाँ सबसे ज़्यादा 5352 में से सर 5352 में से जहाँ पर उनकी रिकॉर्ड से सेल हुई है, और उनका बताना है कि जी दुनिया में कहीं इतनी ज़्यादा सेल नहीं हुई। एक हवाले से अगर देखा जाए, ये मुल्क अगर हर तरफ खुशहाली हो, हर आदमी को पेट में रोटी मिल रही हो, तो ये एक अच्छी खबर इस हवाले से बन सकती थी दुनिया में कि जी पाकिस्तान बड़ा अच्छा, बड़ा मतलब एक वेल्थी मुल्क है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन दूसरी तरफ बाकी तमाम जो 15 ममालिक हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा वेलफेयर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, दे हैव अ वेरी लार्ज जीडीपी एंड एवरीथिंग। दूसरी तरफ अब ये है कि हम ये जो तबका है जिन्होंने वो कॉफ़ी के लिए लाइन में खड़े हुए, जो बैंक की कतार में खड़े नहीं होते, जो टिकट लेने के लिए कहीं खड़े नहीं होते, किसी कानून की पासदारी के लिए लोग खड़े नहीं होते, कहीं भी किसी भी जगह पर कोई कानून की मतलब जो वायलेशन हो रही हो, ये सबसे आगे होते हैं, लेकिन एक कॉफ़ी के लिए ये लाइन पे खड़े हुए इनको देखा गया। ये तबका इस मुल्क का नुमाइंदा नहीं है, ना ये मतलब VIPs है। यस, क्योंकि और फिर जो जहाँ पर ये बना है डिफेंस में ये मतलब फेज 6 वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया ऑफ DHA, तो वो वैसे ही मतलब वो अमीर लोगों का। दूसरी बात एक और है सर, आप ये जो सड़कों के ऊपर चमचमाती हुई 2-2 मरले की गाड़ियाँ देखते हैं, सारा दिन आपको ट्रैफिक रशी नज़र आता है, ये भी हमारी खुशहाली नहीं है। आपको ये चमकती हुई सड़कें जो हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये भी कोई खुशहाली नहीं है। ये ख़ास एक क्योंकि हमारे इंस्टॉलमेंट का कल्चर बन गया हुआ है। हमारी इस वक्त 90% गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो इंस्टॉलमेंट पे हैं। आप किसी अपने बहन भाई से कभी 10,000 रुपया मांग कर देख लें, वो कहेगा यार मेरे को तो पैसे कोई नहीं, मैं तो किस्त दे नहीं पा रही। सर आदतन भी कहते हैं, मेरा ख्याल है होंदे भी नहीं तो कहते नहीं है पाए। यानी हम कहाँ पर चले गए हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ ये है कि आपके मुल्क की इस वक्त रिकॉर्ड में यानी हुकूमती जो अदादो शुमार हैं उसके मुताबिक 40% से ज़्यादा आबादी खते गुर्बत से नीचे है, ठीक है, ज़िंदगी गुजार रही है। अब खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों का मेरा ख्याल है इस पाकिस्तान में सारे लोगों को पता है कि वो लोग जिन बेचारों को शायद कभी एक वक्त की रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है ना, जो मतलब जो बैनुल-अक़वामी उसका जो मेजर मतलब इन्होंने किया हुआ है वो है कोई तकरीबन $2 से कम लोग जो कमा रहे होते हैं, उनकी तादाद जो है 40% से ज़्यादा हो चुकी हुई है। और ये साग डार साहब जो पहले वज़ीर ये ख़जाना थे उस वक्त से लेकर अब इसमें और मज़ीद इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। इसी तरह से हमारे यहाँ हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे, एक हमारा सरकारी अदादोशुमार काफ़ी अरसे से पिछले 5, 10, 15 साल से मैं भी सुनता आ रहा हूँ कि जी कोई 2-2.5 करोड़ बच्चा जो है ना स्कूलों से बाहर है। ऐसा नहीं है, वो 3.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूलों से बाहर हो चुका है। रीज़न है उसके, आप मेरे से कहेंगे तो मैं आपको फिंगर टेस्ट पे उसको बता दूंगा कि किस तरह से उनकी तादाद जो है ना इंक्रीज़ हुई है। एक तरफ तो ये हमारी सूरत हाल है, फिर आप सड़कों पर चले जाएँ, आपको कोई चौक चौराहा गली मोहल्ला, बल्कि अब तो आप घर में सो नहीं सकते, आप सोए हुए लेटे हो, आपका दरवाज़ा गेट जो है ना जोर जोर से खड़केगा या बेल दी जाएगी, जब आप पूछेंगे कौन है तो वो अल्लाह के नाम से कोई मांग रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये इनमें पेशावर भी होंगे, मतलब ज़्यादातर पेशावर होंगे, लेकिन मैं एक हमारे ही मतलब कॉलोनी में मैंने देखा एक खातून को, बड़ी वेल ड्रेस थी, मतलब वेल ड्रेस से मुराद ये नहीं कि उसने कोई ब्रांड के कपड़े पहने, यानी बज़ाहिर आपको बेहतर यानी वो एक रीजनेबल खातून जिसे हम कह सकते हैं घरेलू खातून थी, मास्क उसने मुंह पे पहना हुआ था, और शाम के वक्त जब अंधेरा छट रहा था तो अकेली खातून, यंग खातून, गली मतलब घर घर दरवाज़ा खड़का के तो वो कुछ खाने को मांग रही थी, अपने बच्चों के लिए मांग रही थी। ये है हमारा पाकिस्तान, और ये एक नहीं है, इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो आपको नज़र आएंगे। जी बिल्कुल सर, हम आपकी सोसाइटी मतलब मुझे कहने दीजिए, आपकी सोसाइटी एक मुनाफिक, बंद और घुटन ज़दा मुआशरा है आपका, ठीक है, जहाँ पर हम दिखावे, आप देखिए कि यही सारे लोग जो हैं जैसे ही पेट्रोल की कीमत का सुनते हैं कि बढ़ रही है तो पेट्रोल पंपों पे जाके लाइन लगाकर पहले लेने की कोशिश करते हैं। ये कभी किसी ने नहीं कहा कि यार हम 2 दिन मोटरसाइकिल बंद कर देते हैं, 4 दिन गाड़ी बंद कर देते हैं, या हुकूमत के खिलाफ हम बाहर निकल के एहतजाज करते हैं। कोई मजहबी वकूआ होता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसके ऊपर सारी दुनिया निकल आती है। लेकिन हमारे जो कोर इशूज़ हैं इस वक्त, हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो भूख है, ठीक है, बेरोजगारी है। ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब, सर आई विल कम टू यू नाउ। जिन बातों का जिक्र मैंने किया, ज़ाहिर बात है, और इस मुल्क में आपने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर तबके का डिफरेंस। यहाँ पे ज़ाहिर है कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि दे डोंट केयर 1000 रुपये की कॉफ़ी पीने के लिए, और लाइनों में लग के जलील होने के लिए भी वो लोग तैयार हैं। लेकिन टिम हॉर्टन्स का ब्रांड होना चाहिए, इट शुड बी अ कॉफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड चेन, उसके लिए दे आर रेडी टू डू एनीथिंग।
और यहाँ पे शायद वही लोग अपने सैलाब ज़दगान भाइयों को पैसा देने को तैयार नहीं हैं, या किस तरह से आप देखते हैं सर इस सोसाइटी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कॉफ़ी चेन के लिए लोग जमा हुए हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि वो रिक्रिएशन स्टाफ्ड लोग हैं। हमारे मुल्क में कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं। बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ आप देखें जी, उनके अंदर प्लेग्राउंड एक भी नहीं है। ठीक है, पार्क्स हैं। तो अब जो नई सोसाइटियाँ हम बना रहे हैं हर जगह पर, DHA को भी छोड़िए, बाकी आम सोसाइटीज़ में जो बन रहे पार्क्स हैं, बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है किसी सोसाइटी में। ठीक है, पार्क भी एक्चुअली नक्शे को फुलफिल करने के लिए, DHA में भी जो पार्क्स हैं, DHA में भी जो स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, वहाँ एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है, आप पैसे दीजिए अच्छे खासे और DHA से उसका पास बनवाइए, फिर आप एंटर हो सकते हैं अपने बच्चे को लेकर। ठीक है, आप बच्चे को लेकर जाएं, उसको फुटबॉल दें तो सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे कि आप यहाँ नहीं खिला सकते जी, यू हैव टू शो द कार्ड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आपने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा जमा हुए कॉफ़ी के लिए, वो एक तो हम मगरिब से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं नफसियाती तौर पर। ठीक है, हमारे तमाम लायक बच्चे जो हैं वो जाके, उनकी आइडियल ये होता है कि मैं वहाँ जाके सेटल हो जाऊँगा, वहाँ जॉब करूँगा, डॉलर कमाऊँगा। ज़ाहिर है उतनी रकम पाकिस्तान नहीं दे सकता नौजवानों को जितनी बाहर के लोग देते हैं। तो हमारा जौहर काबिल जो है वो बाहर चला जाता है, जौहर जाकर टैक्सी चलाने को तैयार है, लेकिन ठीक है, इसलिए कि उसको रकम इतनी मिलती है कि वो अपने माँ बाप को भेज सके और उनकी अच्छी गुजर बसर हो सके। दूसरा नंबर पर जो हमारे लोग हैं, उनसे हम आप मुल्क चलाना चाहते हैं, उन लोगों में भी आप मेरिट नहीं रखते। आपके पास कोटा सिस्टम है, ठीक है, आपके यहाँ सियासी बुनियाद पर भर्तियां हो जाती हैं, एक एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद से। बिल्कुल। और फिर उनके खिलाफ अगर एक्शन हो जाए तो 5-10 साल के बाद हमारी अदालतें उनको बहाल कर देती हैं। बिल्कुल, ठीक है, ये साबित हो गया कि डिग्री जाली है, ये साबित हो गया कि तुम सियासी सिफारिश से आए थे और तुम काम नहीं करते इसीलिए कि तुम्हारे पास सियासी सिफारिश है, और अब ये पता लग गया, आपको निकाल दिया गया मुकदमा चलाकर या डिसिप्लिनरी एक्शन करके 5-6 हज़ार को निकाल दिया, और फिर उनकी सपोर्टिंग पार्टीज़ की हुकूमत आ गई, वो बहाल हो गए, दोबारा वापस आ गए, और जो 8 साल नहीं काम किया उसके एरियर भी मिल गए, उसके बकायजात मिल गए। तो ये हमारे मुल्क के अंदर इंतज़ामी ख़राबी है जिसकी वजह से हमें इस किस्म की सूरत हाल नज़र आती है। हमारे यहाँ इंतज़ामी ख़राबी है कि जुर्म करने पर सज़ा नहीं होती, और इसलिए लोग खुलेआम जुर्म करते हैं, खुलेआम लाइन तोड़ते हैं। हमारे यहाँ लाइन तोड़ने वाले को, चाहे वो कार में हो, चाहे पैदल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, उसको चेक नहीं किया जाता। ठीक है, उसका चालान भी नहीं होता। एक लाइन लगी है, अपने रिंग रोड में दाखिल होना है, 150 गाड़ियां खड़ी हैं, एक आदमी आता है 150 क्रॉस करके टेढ़ी करके गाड़ी नंबर 1 के साथ अपना बम्पर लगा के खड़ा हो जाता है। ठीक है, और उसको रास्ता देना पड़ता है, नहीं दे तो वो लड़ाई करेगा या आपकी गाड़ी को डैमेज करेगा। और वो इतना बिगड़ा हुआ फर्जंद है किसी अमीर आदमी का जिसको कानून का डर नहीं है, और जो कानून नाफिज करने वाले बैठे हैं वहाँ पर, वो उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस किस्म के लोगों को चेक कर सके। तो देखिए, हमारे यहाँ इंतज़ामी खराबियाँ हैं, और इंतज़ामी खराबियाँ चोटी से शुरू हुई हुई हैं जो नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है, और हमें इनको ठीक करना है, तो फिर ठीक कीजिए ना आप। सर, किस तरह ठीक किया जा सकता है इनको, यानी व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैं एक और बात करूँगा कि आप अपने हमसायों को देखें। भारत ने ना तो बड़ी बड़ी तादाद में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्जेस हुई हैं वहाँ पर कि आपने सैकड़ों अफसरों को निकाल दिया, और ना वहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने अपने अमीर लोगों के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई की। हमने 22 ख़ानदानों का बड़ा शोर मचाया 60 और 55 की दहाई में, आखिर उनका बेड़ा गर्क करके छोड़ा। नेशनलाइजेशन हुई और 22 ख़ानदानों को जाना पड़ा यहाँ से, और वो तहलील हो गए हवा में। कि भारत में तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए और जागीरदाराना निज़ाम, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की, जागीरदाराना निज़ाम उसके बावजूद 2 महीने में ख़त्म कर दिया। गौतम अडानी जैसे लोग, गौतम अडानी दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी भारत में रहते हुए बन गया, 120 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ होना। तो आप मोदी की राइज देखें, आप मनमोहन सिंह की राइज देखें कि मेरिट जो है वो ऊपर आया और मेरिट की पजीराई हुई। हमारे यहाँ मेरिट की पजीराई नहीं हुई। ठीक है, जो जौहर काबिल है वो बाहर चला जाता है, जो जौहर काबिल नंबर 2 है
उससे भी मुल्क नहीं हम चला सकते, क्योंकि यहाँ कोटा सिस्टम है और सियासी सिफारिशें हैं इंडियंस भी और बहुत पावरफुल बाहर गए हैं। लोगों की जब मार्शल लॉ लगता है तो मार्शल लॉ लगाने वाले के पास कुल इख्तियार होता है, वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे जहाँ मर्जी लगा दे। सर हम ठीक अगर है, US बहुत को सारे देखें- लोग लेटरल एंट्री में सिविल सर्विस में गए, उनकी बुनियाद क्या है जाने की? उनकी सिफारिश थी, सीधी सीधी बात हमारे है। मुल्क में तो माजरत के साथ अगर मैं एक जी बात हाँ। करूं, यहाँ पे सिविल सर्विसेज या CSS CSP ऑफिसर कोई बनता है तो मेरा ख्याल है शायद उसकी नीयत में और उसको पता ही होता है फॉर द फ्यूचर कि हलाल कमाने के अलावा जो कुछ आएगा दैट इज द रियल इंसेंटिव। अगर हलाल में ही रहना हो तो शायद यहाँ पे CSS का इस कदर लोग इसके पीछे ना भागे। नहीं, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। मैंने है। CSS ऑफिसर्स देखे हैं जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और कनात कितने पसंद हैं? हैं। मैंने ऐसे पुलिस ऑफिसर्स देखे हैं कितने जिनके देखे घर आपने? में जी जो कितने? कोई जो बिल्कुल अपनी तनख्वाह में जिंदा है, वेरी लेस, Very rare होगा। कम ऐसे लोग हैं। लेकिन हम एग्जैजरेट भी बहुत करते हैं। बहुत हमने किया ना, हमने तो सर आप हजारों अपना अफसरों को bureaucracy निकाला। आप अपना ब्यूरोक्रेसी सिस्टम और इधर के हालात देखिए। इस मुल्क के अंदर जब कोई शख्स AC बनता है ना, AC एक टेस्ट पास करके वो 1 साल के अंदर करोड़ोंपति हो जाता है और फिर उसके बाद उसकी वेल्थ ये हमारे गुमान है। अल्लाह करे आपका बेटा AC बन जाए, फिर मैं देखूंगा वो कैसे 1 साल मैं में बहुत सी करोड़पति ऐसी को होता है। जानता हूं जो पहले नहीं, साल में मैं इस करोड़पति बात हो को गए नहीं हैं। मानता, If you इसलिए want, I कि can give you a list. मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। मैं बिल्कुल एक खालिस किस्म का फौजी आदमी था। ठीक है। जब ब्रिगेडियर रैंक तक मैंने कभी किसी सर, आप मार्शल फौजी लॉ थे में तो इसलिए आपको बताते नहीं, थे मैं कि आपसे बता रहा हूँ ना, छुपाते थे। हमने कभी रियलिटी में सर फर्क है। नहीं, मेरी बात सुने कि मैंने कभी सिविल काम नहीं किया था मार्शल लॉ में भी। मैं तो SSG में चला गया, उधर 10 साल गुजारे। ये तो जब ये मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो मुझे एक जिम्मेदारी मिल गई कि आप भावलपुर डिवीज़न की मॉनिटरिंग करेंगे। तो यकायक तमाम सिविल सिस्टम जो था वो उस रीजन का वो मेरे सर, आप मतात ये आ कह रहे हैं गया। कि यहाँ पे सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी तो मैंने उनको बड़ी करीब से देखा। ठीक है। तो मुझे बड़ी वो मेरे लिए एजुकेशन थी कि जितने हम गुमान बनाया हुआ है हमने और जितना पहाड़ बनाया हुआ है रई का, ठीक है। वो सूरत हाल नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो साल के अंदर अरबपति या करोड़पति हो जाए। वो अपना काम करते हैं, उनमें अच्छे लोग भी हैं, ज़्यादातर मेरे ख्याल में अच्छे हैं, तभी तो ये निज़ाम आपका चल रहा है। सर, कैसे निज़ाम चल रहा है? सियासतदान तो आप कह कैसा लें निज़ाम चल रहा है सर? यहाँ पे मेरा सवाल आपसे नहीं, ये वो कि आप ठीक किस है। मुल्क में या कौन से हमारे ऐसे शहर में आप देखते हैं? क्या सिंध की लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम देख लें, आप क्या सिस्टम वहाँ पे देख लें, क्या बहुत अच्छा चल रहा है? पंजाब का बहुत अच्छा चल रहा है, वफाक का अच्छा चल रहा है। कहाँ का सिस्टम आप समझते हैं कि बहुत आपके अच्छा मुल्क चल रहा है? में हमें अच्छा इसलिए नहीं लगता कि आप जिस पौध से बिलोंग करते हैं वो यंग है। ठीक है। मुझसे पूछेंगे कितना फ़र्क पड़ा है। ठीक है। मैंने 70s का ज़माना देखा है, सर तब और ज़्यादा करप्शन होती थी? अब 60 का ज़माना भी देखा है अपनी होश में। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो 51 से है। ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि मुल्क में क्या तरक्की हुई है, मुझसे पूछे ना। जी बताएं सर। ये वो ज़माना था कि जब सड़कें पूरी की पूरी टूटी हुई थी। ठीक है। और GT रोड पर कार को सामने से बस आ जाए तो 2 पहिए ज़मीन पे उतारने पड़ते थे। ठीक है। ठीक है। फिर आपने देखा कि सड़कें चौड़ी हुई, फिर आपने देखा मोटरवेज बने, फिर आपने देखा कि एयरपोर्ट्स बने बहुत सी जगहों पे। हमारी आंखों के सामने ही ये सब कुछ हुआ है ना। शहर फैले, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, यूनिवर्सिटियाँ बनी, कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल्स बने। लाहौर में एक सर्विसेज हॉस्पिटल था और एक मेयो हॉस्पिटल था 60 की दहाई में। अब कितने अस्पताल हैं, कदम कदम पर हॉस्पिटल्स हैं, कदम कदम पर स्कूल्स हैं, कदम कदम पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी हैं और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी डबल हुई हैं। मेरे सामने न्यू कैंपस बना। ठीक है। 60s, लेट 60s में, बल्कि मिड 60s में। और उसके बाद फिर आपने देखा कि और यूनिवर्सिटीज़ बनी। तो ये ना कहें कि पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं सर, ये इस तो पे आप ज़रूर देखिए, गौर कीजिए कि पाकिस्तान में जो हालात बने उनकी वजह से जो हमें नुकसान हुए। पाकिस्तान का हर अमीर आदमी जो एक कॉफ़ी का कप ख़रीद ले, उसको इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि ये सब मकार और अय्यार लोग हैं और पैसा दबा के बैठे हैं, इनके पास बहुत पैसे हैं। वो इफ्तिताह के लिए गए हैं, एक नया चेन आया है, बहुत सारे नौजवानों को शौक़ होगा कि हम वहाँ जाके कॉफ़ी पिएँ, वो चले गए। उसमें तो कई लोग बेचारे उधार लेके, लेकिन जो हम उसका इम्प्रेशन ले रहे हैं, हम आपने देखिए हमारे कानून ने आज तक ज़रई ज़मीनें जो हैं, नहरी ज़मीनें जो हैं, उन पर आबियाने का रेट 1983 के रेट पे फ्रीज किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। आपकी 98% ज़मीन जो है वो टैक्स नेट से बाहर है, क्योंकि आपने कहा कि 12.5 एकड़ से
जायद ज़मीन पर टैक्स होगा, 12.5 एकड़ से कम ज़मीन पर टैक्स नहीं होगा। तो जागीरदारों ज़िम्मेदारों ने अपनी ज़मीन की 12.5 एकड़ की रजिस्ट्रियाँ बनवा ली, सैकड़ों रजिस्ट्रियाँ बनवा ली, अपने नौकरों के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपनी बीवियों के नाम, इसके नाम, एक्स के नाम, वाई के नाम उन्होंने कर लिया। तो टैक्स नेट से ज़मीन निकल गई। आप इस चीज़ को ठीक करें तो फिर आपके पास हमारे ये सही बात की आपने कि हमारे मुल्क में क्या ये जिम्मेदारी आपके लोकल एसीज जिनको हम वोट देते हैं वाले उन पर आती है जिम्मेदारी, या ये आप पे मेरे पे आती है कि हमने ठीक करना है? राइट, जिनको हम वोट देते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं और फिर हम उनको सेलेक्ट भी कहते हैं, कभी हम उनको एक्सपोर्टेड कहते हैं, कभी हम उनको इम्पोर्टेड कहते हैं। ठीक है, तो काम तो उन लोगों का है ना ठीक करना जो सियासत में हुकूमत बनाते हैं। दूसरा काम अदालतों का है, इंतज़ामिया का है कि जुर्म करने वालों को पकड़ना। और फिर जहाँ पर इंतज़ामिया को सबसे बड़ा मसला ये है कि जब वो किसी को पकड़ते हैं तो उसकी ऐसी ऐसी सिफारिशें आती हैं कि छोड़ना पड़ता है। अब आप एक इंतहाई लायक लड़के ने CSS कर लिया, AC बन गया, और AC बनने के बाद उसने 8-9 साल अपनी ज़िंदगी के सर्विस को दे दिए। अब जब आप उसको ये कहते हैं कि इसको छोड़ दो, इसके ख़िलाफ़ केस ख़त्म कर दो, तो उसके पास क्या चॉइस है? वो रिज़ाइन कर दे, ठीक है चले जाए। लेकिन जिसने 12-13 साल अपनी ज़िंदगी के सर्विस को दे दिए, उसको पता है कि मैं अब किसी और प्रोफेशन में नहीं जा सकता, इसलिए वो बकल कर जाता है। आप अपना इस्लाह करनी है तो उन लोगों को भी पकड़े ना जो इस किस्म की सिफारिशें करते हैं। ठीक है, हम तो उसको पकड़ लेते हैं जो उस सिफारिश के एडवांटेज लेकर आया था। जैसे हमने ये बहालियाँ की हैं अब, और इससे पहले बर्खास्तगियाँ भी हमने की थी। जिस दौर की ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है तब पे उस दौर में हमारी सोसाइटी ऐसी थी कि सरकारी नौकरी को लोग बुरा समझा करते थे कि यार सरकारी नौकरी में है तो शायद ही कहीं रिश्वत ना लेता हो। सर उम्र से मैं समझता हूँ सरकारी नौकरी लोगों का आइडियल होती थी, क्योंकि 30 कनाल के घर में रहेंगे, अथॉरिटी होगी, काम करेंगे और मुल्क की खिदमत भी करेंगे। मैं क्लर्क लेवल की और लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ, बड़ी सरकारी नौकरियों की नहीं, वो तो लिमिटेड पोस्ट होती है ना। सरकारी नौकरी पहले लोग बुरा समझा करते थे कि यार ये सरकारी नौकरी करता है तो यकीनन रिश्वत लेता होगा, कोई लोग इसको बुरी बात समझते थे। आज के हमारे दौर के अंदर तो सरकारी नौकरी लेना और ये कहना कि हाँ तनख्वाह थोड़ी है पर तू बड़े पैसे कमाता है, इस एक परसेप्शन जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएं, उनसे पता करें कितनी दरखास्तें आती हैं 10 असामियों के लिए। 20-20 हज़ार दरखास्तें आती हैं। ठीक है, और फिर वो मेरिट पे सिलेक्ट होते हैं और वो आते हैं। इन लोगों के पब्लिक सर्विस कमीशन क्या वो सही डिलीवर कर रहे हैं जो कुछ उन्हें करना चाहिए? मेरा सवाल आपसे ये है, यहाँ पे आपका जो सिस्टम नज़र आता है जिसमें ACs हैं, DCs हैं, यहाँ पे एडिशनल्स होते हैं, सब जो पूरा आप सिस्टम देखते हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वो सब कुछ अपने राइट पे कर रहे हैं या मजबूर होकर उन्हें पैसे लेने पड़े या वैसे वो सिस्टम में पैसे लेके काम कर रहे हैं? जो सूरत हाल चल रही है हमारे इस दौर में, इस माशरे में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे बगैर पैसों के कोई काम होता हो। आपने शायद फेस ना किया हो क्योंकि आप ब्रिगेडियर हैं, आपसे पैसे मांगता कोई नहीं होगा। मुझसे पूछे सर, या आम आवाम से जाके पूछें, यहाँ पे ना एक्साइज चले जाएं, वापदा चले जाएं, किसी भी आप शोबे में चले जाएं, आपको खुदा ना ख्वास्ता कोई काम पड़ गया है ना, तो सर वो अंडर द टेबल करेंगे तो आप स्मूथली कर लेंगे, नहीं तो आपको ख्वार होना पड़ेगा। ज़मीरा फाकी साहब, सर जी आप क्या मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे या आप भी यही कहते हैं कि नहीं सर इस सिस्टम में तमाम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बंदा दो नंबरी नहीं कर रहा और ये सिर्फ एक परसेप्शन बनी है? बहुत शुक्रिया, मुझे तो अब नींद आना शुरू हो गई थी, मैंने शायद वो अच्छा आपकी बात जो है और ब्रिगेडियर साहब ने जो फरमाया ना जी, ब्रिगेडियर साहब के एक मतलब उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक किया जा सकता है सर, बाकी चीज़ें जो हैं उनसे हम इख्तलाफ भी करेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है कि जी हाँ ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत के लिए लोग मनते तरले पैसे सारा कुछ देते हैं। आज से नहीं, जब पाकिस्तान बना सर, अब रिसेंटली तो ये हालात हो गया, स्टेडियम भरा हुआ था। हाँ जी, एक टेस्ट के लिए स्टेडियम भरा हुआ, उसके भी मैं फिगर आपको देता हूँ जी। यानी वो था, उसके 2 रीज़न होते थे। एक ये कि सरकारी मुलाजिम है, माँ बाप भी कहते थे कि भाई हो मेरा यार बच्चा सरकारी नहीं मुलाजिम है, उसका मतलब होता था कि एक तो उनको बद्दी तनख्वाह मिल जाएगी, दूसरा ये कि काम कोई नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही काम कोई नहीं करना पड़ेगा, ये थी मतलब। और अभी तक ऐसा ही है, अभी भी बेशुमार लोग जो सरकारी मुलाजमीन है, ज्यादातर लोग जो सर इवन आप प्राइवेट बैंक में जाएं और नेशनल बैंक में चले जाएं, यू सी द डिफरेंस देयर, और जो आपको वहीं पे डिफरेंस नजर आ जाएगा सरकारी इदारे में और प्राइवेट में क्या हो रहा है। और इस कैडर्स की बात कर रहे हैं जी, तो ब्रिगेडियर साहब के साथ माजरत के साथ जी, पंजाब एक
36 गालबन 36 अजला का जी। एक सूबा है ये जी 36 अजला में 36 मतलब वो डिप्टी कमिश्नर हैं। ठीक है इसी तरह से आगे उनके जो 2-2 3-3 मुख्तलिफ ज़िला में एसी लगे हुए जी। तो इनकी तादाद सैकड़ों में बनती बिल्कुल। है। इसी तरह से आप पुलिस में ले लें, आपकी तादाद इन मुलाजमीन की, इन लोगों की बड़ी है। ठीक है। पहले लाहौर में सिर्फ एक एसपी होता था, आज मेरा ख्याल है कि 6 इन्वेस्टिगेशन के हैं, 6 जो है वो ऑपरेशंस के हैं। इसी तरह से DIGs हैं जी। अच्छा, और ये सारे जितने भी लोग हैं, होना ये चाहिए था कि जितनी आप देखें, आप ट्रैफिक पुलिस में भी आप देखेंगे, आपको जगह जगह बहुत सारे ट्रैफिक कांस्टेबल नजर आ रहे होंगे, पुलिस आपको जगह जगह नजर आ रही होगी। ये इतनी ज़्यादा आपका इतना ज़्यादा बर्डन है इस मुल्क के ऊपर, ये सरकारी मुलाजमीन की शक्ल में, कि अगर मेरे से आप पूछते हैं तो इस मुल्क का जो है ना, जो हम आज जिस हालत में हैं वो शायद इसी बर्डन की वजह से। अकरबा परवरी हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं, दूसरे हैं, तीसरे, उन्होंने भर्तियाँ की हैं। हर वज़ीर आला ने अपने MNA को, MPA को, जो छोटा जो जिसको पूछा नहीं ना जाता, 4था ग्रेड हुआ, 5वां ग्रेड, ये तो इसका तो मतलब पूछे ही ना। और जो आए हैं वो उसमें ये अपना मुकाबले के साहब की तरफ आऊंगा। एक मेरी बात मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। अगर ये सारा इतना मतलब इतना बड़ा हजूम है, ये हुजूम है, इनका वॉल्यूम है, तो आप ये बताइए कि किसी एक सरकारी महकमे में किसी एक आम आदमी का कोई काम आसानी से क्यों नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। यहाँ पे ज़ाहिरी बात है ब्रिगेडियर साहब, नाउ आई कम टू यू अगेन सर, कि हमारे यहाँ पे सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप ये ना बताएं कि आप ब्रिगेडियर हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, और ये इस रैंक से बाहर निकल के एक आम आवाम की तरह सर आप किसी इदारे में जाकर देखें तो उसी को काम करवाने के लिए आपको अंदाज़ा हो कि किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है। until unless you do some settlement under the table। अपने काम करवाने के लिए दफ्तरों में जाता हूँ और मैं नहीं बताता हूँ कि मैं मेरा सर, आप बताते ना भी हो, शायद वो जानते और हो। वैसे भी रिटायर्ड ब्रिगेडियर कोई इतनी पुल नहीं होती है कि वो इनको कर सके। मैंने ज़मीन खरीदी है, ठीक है, आज से 7-8 साल पहले इसी सिस्टम के तहत। मुझे कोई किसी को रिश्वत देनी नहीं पड़ी। ठीक है, ठीक है। नहीं, जमीन की खरीदारी में तो नहीं देनी पड़ेगी। डीलर्स का कमिशन होता है वो दिया, पटवारी को पैसे देने पड़ते होंगे शायद फर्द निकलवाने के लिए, वो तो सिस्टम था। मैं पिछले 7 साल से काश्तकारी कर रहा हूँ, खुद काश्त कर रहा हूँ। ठीक है। और मैंने कभी किसी पटवारी को अभी तक तो एक बोरी नहीं दी। नहीं, पटवारी काश्तकार से लोग बहुत कहते हैं ना जी, लोग बहुत कहते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा मनफी नज़रिए के साथ देखते हैं। आप देखिए कि इतनी बातें हुई, जितनी मेरा ख्याल है इमरान खान ने तनकीद की हमारे मुआशरे पर और ये कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। 3 साल और 8 महीने कुछ भी चेंज नहीं आया। ठीक है, वही ढाक के 3 बात हैं, वही हम आप कहते हैं कि दफ्तरों में मुश्किलात हैं मुश्किलात, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, लेकिन हर दफ्तर में नहीं है ऐसे। हर ऑफिसर, हर कारिंदा बेईमान नहीं है। हम बहुत ज़्यादा मनफी नुक्ता नज़र से और तनकीदी निगाह से देखते हैं। सर, किसी ने कहा ही नहीं। हम शुक्र करें कि इस तनख्वाह में लोग काम कर रहे हैं। आपके लोग जो बाहर, मेरा भतीजा है और वो MSc कंप्यूटर साइंस करके बाहर गया है, उन लोगों को जो तनख्वाहें मिलती हैं वो हमारे हिसाब से तो दिमाग आपका उलट जाएगा। 17,000 to 20,000 डॉलर्स उनको मिल जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को। तो आप क्या दे रहे हैं? फिर आप, हम लोग बहुत फैशन है, हमारी फ़ौज बहुत बड़ा बोझ है अखराजात का हमारे ऊपर, इसको कम कर दो। ये आप फ़ौज को दे क्या रहे हैं? आपका बजट क्या है? आपकी जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं? आपके फ़ौजी की तनख्वाह आप क्या दे रहे हैं? सर, क्या दें, कमा ही नहीं रहे। जो इंटरनेशनल जब आप कंपैरिजन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे पेज एंड अलाउंसेस का भी आप कंपैरिजन करें। ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए कि लोग रिज़ाइन करके घर नहीं जा रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों को एहसास है कि अगर हम सब चले गए तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा। कम तनख्वाह में लोग जिंदा हैं। सर, आपने बिजली की कीमत कितनी बढ़ाई? सर, आप वही बात करना चाह रहा हूँ कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आज फिर से अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हों। गैस को 73% महंगा करने का कहा जा रहा है। क्या ये अवाम पे जो मज़ीद बोझ डलेगा? साहूकार से आप कर्ज लेते हैं, सबको पता था कि IMF साहूकार हैं। इन लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी बेगैरती है कशकोल लेके इनके सामने जाना, मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF में नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर IMF में चले गए। ठीक है, ठीक है, गए कि नहीं गए? ठीक है। तो अब IMF के साथ जाके आपने मुआहदा किया,
उन शराइत पे आपको काम करना है। सर लेकिन आपने किया, ऐसे हालात फिर आप क्रिएट कहेंगे नहीं कि हुए हमारी बड़ी मुश्किलात हैं, हम ये शर्त नहीं कर सकते। सर खुदकुशी तो वाले वो शख्स पैसा ने रोक वो देंगे। हालात क्रिएट नहीं किए जो कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा उसने कर दिए, उसने तो वो हालात नहीं किए थे सर। 7 रिव्यू किए IMF के साथ कि कौन सा सियासतदान सही कह रहा है। मैंने सिर्फ ये बात की कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम कि जो बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, जब उनको इख्तियार मिले और उनको कहा जाए कि तुम बहुत ज्यादा तनकीद करते हो कि तुम ये इख्तियार तुम्हें देते हैं, आप करें ये काम, इसी तो IMF 2 दिन प्रोग्राम पहले जैसा काम भी नहीं कर सकेंगे। सर इसी IMF का जो प्रोग्राम चल रहा है, 7 रिव्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, अगले 2 रिव्यूज 8th and 9th ये अब की आई हुई गवर्नमेंट ने यहाँ पे किए हैं। ज़मीर फाकी साहब वेलकम टू यू सर। 7 रिव्यू PTI ने किए और ऐसा मईशत का बेड़ा गर्क नहीं कर सके जो इन्होंने आते ही 2 रिव्यूज के अंदर कर दिए, इसकी क्या वजह है सर? देखिए ये मईशत का मामला जो है वो मईशत के माहिरीन जाने। सर मैं इसलिए ज़मीर फाकी साहब की तरफ जाहिर बात है, ब्रिगेडियर साहब की बात बड़ी मतलब साहिब है कि जो माहिर माशियात हैं वो उस पर ज़्यादा अच्छा रोशन, लेकिन सर लेकिन आपका क्या एनालिसिस है? लेकिन होता ये है कि जो मतलब देखें, हम यहाँ पर बैठे हुए एक अदारा है, कहीं काम कर रहे हैं, मुल्क है, वो जो कंटिन्यू चल रही होती है ना पॉलिसियाँ, उसको फॉलो करना होता है। ठीक है। जो पिछली हुकूमत थी उनकी जो पॉलिसियाँ कभी आप उनको स्टडी करें, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर। ठीक है। जिस भद्दे तरीके से इन्होंने पेट्रोल की कीमतों को रोका और कितना उसको यानी IMF और इन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट किए थे। ये 300 रुपए का बयान इनका और उसका अरशद उमर का और इनके वजीर खजाना का सारों का मौजूद है कि जी पेट्रोल 300 पे जाएगा, डॉलर भी 300 पे जाएगा। लेकिन इन्होंने उसको सिर्फ ये कि उनको पता था कि हमारी हुकूमत जा रही है तो अगलों के गल पड़ जाए। अब इस तरह की तो यहाँ पे हमारे बद मतलब ये बात सही है ना जी, बदअमलियां अपने मुफाद के लिए मेरा सवाल ये है कि $17 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था आपका, अब वो $2.70 बिलियन रह चुका है 17 से। देखे ना डॉलर कहाँ पे गया। सर मेरा सवाल ये है कि वो तो ना अहल लोग थे ना तजर्बाकार लोग थे, उन्होंने 7 रिव्यूज कर लिए IMF से, इसी प्रोग्राम के 7 रिव्यूज हमें बड़ी उम्मीदें थी और फॉरेन रिजर्व भी रखा $17 बिलियन पे, आपकी महंगाई भी कंट्रोल रखी, पेट्रोल को भी 150 रुपए पे रोक के रखा। ये तो बड़े तजर्बाकार लोग थे जिन्होंने अगर ना रोका होता और जिस तरह से इन्होंने वायदे किए थे वैसे किए होते तो आज पेट्रोल जो है ना वो उस वक्त ही 300 रुपया हुआ होता। और अच्छा। दूसरी बात ये, क्योंकि फिर मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपका जो है ना गैर पैदावारी मतलब जो है ना अखराजात बहुत ज़्यादा हैं जी। आपके पास पैदावारी यूनिट है ही कोई नहीं है, आप क्या बेचते हैं? आपकी कौन सी चीज है जो एक्सपोर्ट हो रही है? सर उस दौर के अंदर एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड टूटा, जितने रिकॉर्ड्स इमरान खान के दौर के अंदर गई हैं, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। $32 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी सर, ऐसा क्या नहीं था? ये फिगर सब अभी भी वो उनके दौर के जितने कंटेनर हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं। मतलब आप थोड़ा सा इसको स्टडी काइंडली कीजिए, ऐसा नहीं था। ये सिर्फ एक वो बयानिया है जो वो बनाते हैं, सुबह उठते हैं वो झूठ बोलते हैं। अच्छा। और उस झूठ को फिर आगे उनके जितने। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। ये मेरी अपनी जाती रिसर्च है, बिकॉज मेरे बहुत से दोस्त वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। फैसलाबाद की इंडस्ट्री इस तरह से चली थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे 2 लाख एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो चुकी थी। और शायद हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ना बिजली की लोड शेडिंग थी, ना गैस की लोड शेडिंग थी, ना ऐसे हालात थे जो यहाँ पे किए गए। डॉलर 165 से 75 पे फ्लक्चुएशन थी, पेट्रोल 150 रुपए था और हर चीज़ ठीक स्मूथ चल रही थी। ठीक है। और इस सब को बाकायदा कोरोना के बैड पैच को गुजारने के बाद भी किया जा रहा था। वो कोरोना का बैड पैच जो पूरी दुनिया ने, सर वो खुशहाली का लम्हा था। नहीं, वो आपके क्या दुनिया की खुशहाली है कोरोना के अंदर? बैड पैच भी सिर्फ आवाम के लिए था, हुकूमत के लिए तो वो खुशहाली पूरी दुनिया के लिए बैड पैच था। आया जितने उसके टेस्ट हुए इनकी लेबोरेटरियों में 6-6 हज़ार के सरकारी जाके इन्होंने टेस्ट किए, इन्होंने तो अरबों रुपया कमाया उसमें भी। कौन है मतलब ये सारी चीज देखें। कभी अगर इस मुल्क में कभी इंसाफ हो और बाकायदा कोई ऐसा गैर जानबदार तो इसका मतलब ये है कि ये सैलाब मुतासिरीन के लिए भी तो उसी तरह एड आई होगी ना, टांग देना चाहिए इन लोगों को। सर कोरोना से बढ़ के फिर सैलाब मुतासिरीन की भी तो एड आई होगी, नहीं आई है, वो भी आ रही है। तो फिर ये लोग क्यों बेड़ा गर्क करके मईशत का? देखिए वो उस वक्त सूरत हाल और थी। वो 3.5 करोड़ लोग जो इस वक्त बेघर हुए हैं, उन बेचारों को आबाद करना, उनको बहाल करना। उनमें से कितने आबाद कर लिए इन्होंने इस गुज़िश्ता 11 माह? बात है कि आपके पास है क्या जो करेंगे? अच्छा है ही कुछ नहीं, मतलब आपके पास जो एड आ रही है वो कहाँ जा रही है? एड और उसका हिसाब किताब मांगे ना। सर आप कह रहे हैं कोरोना के अंदर हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए हैं और कोई एड नहीं आ रही। नहीं बात सुने, उसमें तो देखिए जी एड इतनी ज्यादा नहीं है जो था इंचार्ज साहब बात कर लेने दें जी। $12 अरब लेकर तो वो भागे थे उस वक्त। अच्छा ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब। मैं ये कहता हूँ कि जितना नुकसान हुआ है हमारा फ्लड्स के साथ, उतनी एड तो नहीं आई। ठीक है, जो एड है वो बहुत कम है उस हिसाब से। ठीक है। और ये जाहिर है कि ये कुदरती आफात जो हैं जब वो हिट करती हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा काम करना होगा। हमें ज़्यादा काम करना है
दूसरी बात हम कोरोना अगर कुदरती आफत नहीं थी, कुदरती वो भी आफत थी, ठीक तो है। ज्यादा काम किया ना पूरी उस वक्त। दुनिया पे उसने इम्पैक्ट लेकिन किया, उसके साथ यानी सिर्फ नहीं। पाकिस्तान देखिए, नहीं, बात पूरी सुने, दुनिया रुक गई थी उसकी वजह से। कोरोना की वो इकोनॉमिक डैमेज नहीं थी जो लोगों के लाखों घर गिरने से हुई। सर ये क्या हुकूमत की कामयाबी है कि वो इकोनॉमिक हुकूमत डैमेज की पाकिस्तान देखिए को ना, नहीं आप हुआ? बात सुने कि क्या इकोनॉमिक हुकूमत की डैमेज को कंट्रोल कामयाबी करना तब होगी नहीं, हुकूमत के प्लस पॉइंट था कि नहीं? हुकूमत की कामयाबी तब होगी अगर हम आफात के बावजूद अपनी इकोनॉमी को ठीक रखते हैं। सर किया ना। एक और बात सुन आज लें। के दौर में तो एक और बात होगी सुन अभी लें आने वाली कि गवर्नमेंट। जब तक मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा, ठीक है, उस वक्त तक ना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ना इकोनॉमी ठीक होगी। ठीक है। आपने एक रिवाज बना दिया है कि कंटेनर लेके सड़क पर आ जाओ, उसको 5 किलोमीटर फी हफ्ता की स्पीड से चलाओ सर वो ये और भी करते सड़कों रहे। ब्लॉक कर दो। और हमने कहा सर, कि I'm sorry। जमहूरी हक है। I'm मैं sorry, ये यहाँ पे कहता मेरे पास हूँ, पाकिस्तान किस तरीके कानून इंसाफ- के तहत, किस कानून के तहत ये जमहूरी हक है सर कि ये आप नहीं रास्ते करते बंद कर रहे। दें? मरियम नवाज का लो, महंगाई मुकाओ मार्च, हमारी बिलावल सियासत महंगाई का मुकाओ अंदाज मार्च। हमें बदलना होगा, हमें सियासतदानों पे कानून लगाना होगा। ठीक है। इस तरह सड़कें ब्लॉक करके मुल्क को मुसीबत में डाल इसलिए नहीं किया। 6-3 महीने आपने मुल्क को मुसीबत में डाला। ये जो- एक तरफ दहशत गर्दी है, जमीन पे एक क्या तरफ अपनी मुल्क के क्लियर अंदर नहीं किया? खलीफशार है, क्या वो नहीं एक तरफ करते रहे? फिरका परस्ती है और मजहबी जनूनियत है। तो बड़ी मुश्किलें हैं पाकिस्तान नहीं, को, ये एक आसान चीज़ काम तो है, नहीं देखिए, है हमारे- पाकिस्तान को चलाना। पाकिस्तान को चलाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हमें सर, बड़ा इत्तेहाद मुश्किल है। चाहिए। पाकिस्तान नहीं, को नहीं, चलाना बड़ा हमें मुश्किल है इत्तेहाद और अब चाहिए। इस शो को भी फिलहाल चलाना मुश्किल है बिकॉज मेरे पास टाइम जी मुश्किल है, लेकिन आप ये दोनों का बहुत ये मुश्किलात हैं। हमने देख लिया कि जो लोग बहुत बड़े बड़े दावे करके आते हैं वो जरा भी तब्दीली नहीं ला सकते। जो तब्दीली के बुलंद मांग नारों से आए उनसे भी तब्दीली न आई। सर आपका बहुत तो ये शुक्रिया। बड़ी अफसोसनाक बात है। आफाकी साहब आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। समटाइम्स नाजरीन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सो आई हैव टू बी द डेविल्स एडवोकेट और मुझे यहाँ एक साइड को सपोर्ट करना ही पड़ेगा जब मेरे दोनों गेस्ट उस साइड के अगेंस्ट बोल रहे होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल हाजिर होंगे दोबारा एक नई बात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।